डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोल की क्वालिटी और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को एनालाइज करना होता है तब हमें कोल एनालिसिस करना होता है. So coal analysis techniques are the specific method designed to assess the quality of coal, to assess the practical utility of coal. There are two methods to analyze coal. First one is the proximate analysis and second one is the ultimate analysis. अपने प्रीवियस वीडियो में हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल. अल्टीमेट एनालिसिस को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम कार्बन हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट में ऑक्सीजन, सल्फर और ऐश कंटेंट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अल्टीमेट एनालिसिस. अल्टीमेट एनालिसिस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ड्राई कोल. किसी भी कोल में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम अल्टीमेट एनालिसिस की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं. Now, what are the main constituents of coal? So, generally in coal we have carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen and ash. These are the main constituents present in coal sample. So, ultimate analysis include estimation of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen and ash. तो कार्बन और हाइड्रोजन को हम कंबशन एपरेटस से डिटरमाइन करते हैं. नाइट्रोजन डिटरमाइन करने के लिए हमें ज़ेल्डॉल मेथड यूज करना होता है. वी कैन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ सल्फर बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर. ऑक्सीजन को हम सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन से डिटरमाइन करते हैं और ऐश कंटेंट को हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की मेथड से डिटरमाइन करते हैं. अल्टीमेट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि फ्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अल्टीमेट एनालिसिस की हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर पाते हैं. इन एलिमेंट्स का कितना अमाउंट कोल सैंपल में प्रेजेंट है अगर हमें ये डिटरमाइन करना है देन वी हैव टू गो फॉर अल्टीमेट एनालिसिस. दैट इज वाई दिस अल्टीमेट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंटल एनालिसिस. अब हम बात करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो डेटा मिलते हैं, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है. तो अल्टीमेट एनालिसिस का जो भी रिजल्ट हमें मिलता है इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द कंबशन कैलकुलेशन. आपने फ्यूल चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स देखे हैं जिनमें हम एयर कैलकुलेट करते हैं सॉलिड फ्यूल्स के लिए या फिर लिक्विड फ्यूल्स के लिए या फिर हम HCV LCV कैलकुलेशन करते हैं, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि हमें जो डेटा दिया जाता है जैसे कार्बन इज इक्वल टू 90%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5%, सल्फर इज इक्वल टू 2%, इस तरह का कुछ डेटा गिवन होता है. ये डेटा हमें अल्टीमेट एनालिसिस से ही मिलता है. इसके अलावा जो भी गिवन कोल सैंपल है वो किस प्रोसेस में यूज़ किया जाने वाला है उस प्रोसेस की हीट बैलेंस कैलकुलेशन में भी अल्टीमेट एनालिसिस का डेटा यूज़ किया जाता है. जब भी आप किसी प्रोसेस में कोल को यूज़ करेंगे वो कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, कितनी एनर्जी का लॉस होगा, इस तरह की जो हीट बैलेंसेस कैलकुलेशंस होती है उसमें भी अल्टीमेट एनालिसिस के डेटा का यूज़ किया जाता है. अल्टीमेट एनालिसिस के रिजल्ट्स हमें कोल की क्वालिटी भी इंडिकेट करते हैं. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अल्टीमेट एनालिसिस. अल्टीमेट एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कोल सैंपल. कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए हम कंबशन एपरेटस का यूज़ करते हैं. दिस कंबशन एपरेटस हैज़ 1 कंबशन चैम्बर एंड 2 एब्जॉर्बर ट्यूब्स. दिस फर्स्ट ट्यूब कंटेन्स anhydrous CaCl2 which absorb water and this second tube contains KOH which absorb CO2. Now we will discuss the procedure to determine carbon and hydrogen in coal sample. So first of all we take coal sample in small quantity like 1 gram 2 gram और इस कोल सैंपल को हम इस कंबशन चैम्बर में रखेंगे. इस कंबशन चैम्बर में हम ऑक्सीजन के करंट में इस कोल सैंपल का कंबशन करेंगे. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोल का कंबशन होगा तो जितना भी कार्बन कोल सैंपल में प्रेजेंट होगा दैट कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 और जितना भी हाइड्रोजन कोल सैंपल में प्रेजेंट होगा दैट हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू H2O. तो इस सैंपल में जितना भी कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया है और जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो गया है. अब यहाँ से जो फ्लू गैस है कंटेनिंग दिस CO2 एंड दिस H2O ये मूव करेगी
आउटसाइड दिस कंबशन चैम्बर और ये पहुंचेगी फर्स्ट CaCl2 ट्यूब में। इस CaCl2 ट्यूब में जितना भी वाटर इस कोल के कंबशन से फॉर्म हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो गैस मिलेगी अब उसमें सिर्फ CO2 रह जाएगा। अब ये CO2 कंटेनिंग फ्लू गैस इस सेकेंड KOH एब्जॉर्बर ट्यूब से मूव करेगी और ये जितना भी CO2 है वो इस सेकेंड टेस्ट ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जितना भी वाटर कोल में प्रेजेंट हाइड्रोजन से बना था वो सारा वाटर इस एनहाइड्रस CaCl2 में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना भी CO2 इस कोल के कार्बन से बना था वो इस KOH ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब यहाँ पर CaCl2 ट्यूब में वाटर एब्जॉर्ब होगा और KOH ट्यूब में CO2 एब्जॉर्ब होगा तो इन दोनों ट्यूब्स का वेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया है और इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो गया है। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 increases the weight of these tubes. Now we have to determine increase in weight of this CaCl2 tube and this KOH tube. कार्बन हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स है। अब सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि CO2 के एब्जॉर्प्शन से KOH ट्यूब का कितना वेट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं C+O2 गिव्स CO2 और अगर हम बाय वेट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये फिक्स है कि 12 पार्ट कार्बन ऑलवेज कंबाइन विथ 32 पार्ट ऑक्सीजन एंड गिव्स 44 पार्ट CO2। अगर हम इसे ग्राम में लेते हैं तो 12 ग्राम कार्बन ऑलवेज कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 44 ग्राम CO2। अब यहाँ पर ये जो CO2 बना है ये KOH ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस CO2 इज एब्जॉर्ब बाय दिस KOH ट्यूब। तो हमने लिखा KOH प्लस CO2, ये वही CO2 है जो फ्यूल में प्रेजेंट कार्बन से फॉर्म हुआ है। अब जब ये CO2 इस KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो K2CO3 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अब ये जो KOH ट्यूब है इसका इनिशियल वेट दैट इज वेट बिफोर एक्सपेरिमेंट और फाइनल वेट दैट इज वेट आफ्टर कंबशन एक्सपेरिमेंट हम नोट डाउन करते हैं और इस ट्यूब का कितना वेट इंक्रीज हुआ है इसके लिए हम फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेट हमें मिलेगा वो वेट हमें इंडिकेट करेगा कि कितना वेट CO2 के एब्जॉर्प्शन की वजह से इंक्रीज हुआ है। सपोज ये वेट हुआ x ग्राम, सो x ग्राम इज द इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब ड्यू टू CO2 एब्जॉर्प्शन and this x gram indicates amount of CO2 produced by carbon of coal sample. अब हमें ये पता है कि 44 ग्राम CO2 is always produced from 12 ग्राम कार्बन। ये इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है। तो हमें कितना CO2 मिला है? x ग्राम मिला है। So x ग्राम CO2 is produced by 12/44 into x ग्राम कार्बन। तो इतने ग्राम कार्बन फ्यूल में प्रेजेंट होगा जिसने कि x ग्राम CO2 प्रोड्यूस किया है। नाउ इन अल्टीमेट एनालिसिस वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कार्बन ऑन परसेंटेज बेसिस। सो सपोज वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इज W ग्राम। हमने जो कोल सैंपल का वेट लिया है वो है W ग्राम। अब इस W ग्राम कोल सैंपल में हमें कितना कार्बन मिला है? 12/44 इंटू x, क्योंकि x CO2 का वो अमाउंट है जो कि फ्यूल में प्रेजेंट कार्बन से प्रोड्यूस हुआ था। सो W ग्राम कोल कंटेन्स 12/44 इंटू x ग्राम कार्बन और हमें इसे परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट फॉर 100 ग्राम। सो 100 ग्राम कोल कंटेन्स 12/44 इंटू x/w इंटू 100। यहाँ से हमें जो भी अमाउंट मिलेगा वो कार्बन का परसेंटेज होगा जो कोल सैंपल हमें गिवन है उसमें। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन गिवन कोल सैंपल। अब इसी को हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब क्या था? x एंड वेट ऑफ कोल सैंपल इज W। सो इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 12/44 into 100. So this is the formula for calculating percentage of carbon in given fuel sample. Similarly, we can calculate percentage of hydrogen in given fuel sample.
तो यहाँ पे अगेन हमने रिएक्शन लिखा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अगर हम इसे बाय वेट एनालिसिस कर रहे हैं तो इट इज फिक्स दैट 2 पार्ट हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद 16 पार्ट ऑक्सीजन एंड गिव्स 18 पार्ट वाटर। अगर हम इसे ग्राम में लेते हैं, सो 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 18 ग्राम वाटर। अब यहाँ पर ये जो वाटर बनेगा ये फ्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन से बनेगा। दिस इज द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फ्यूल, और ये जो वाटर बना है इसे हमने एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब में एब्जॉर्ब करवाया था। तो CaCl2 ट्यूब में एनहाइड्रस CaCl2 था, इस पे वाटर गया और इस CaCl2 ने इस वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो हमें मिला CaCl2.7H2O। ये सारा वाटर जो कि फ्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ था इस CaCl2 ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जब ये वाटर CaCl2 में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें CaCl2 ट्यूब का इंक्रीज इन वेट फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम इनिशियल वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब लेंगे और फाइनल वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब लेंगे, और हम फाइनल वेट में से इनिशियल वेट माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब मिल जाएगा, और ये इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब H2O के एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि फ्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन से जो वाटर बना है वो इस CaCl2 ट्यूब में एब्जॉर्ब हुआ है। नाउ सपोज इंक्रीज इन वेट ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन इज y ग्राम। जो भी इंक्रीज इन वेट हमें मिला है CaCl2 ट्यूब का वो है y ग्राम, और ये जो y ग्राम है, दिस y ग्राम इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कोल सैंपल। ये वाटर जो y ग्राम फॉर्म हुआ है ये उस हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ है जो कि कोल सैंपल में प्रेजेंट थी। अब हमें रिएक्शन से पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑलवेज प्रोड्यूसेस 18 ग्राम वाटर, सो 18 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 ग्राम हाइड्रोजन, सो y ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 2/18 इंटू y ग्राम हाइड्रोजन। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन फ्यूल में प्रेजेंट होगी जिसने y ग्राम वाटर प्रोड्यूस किया है। Now we have to find out amount of hydrogen present in coal sample on percentage basis. Suppose weight of coal sample taken is W gram. So W gram coal contains hydrogen 2/18 into Y. ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। सो 100 ग्राम कोल कंटेन्स हाइड्रोजन 2/18 इंटू Y अपॉन W इंटू 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो गिवन फ्यूल सैंपल में हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा। अब इसे हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब अपॉन weight of coal sample taken into 2/18 into 100. Increase in weight of CaCl2 tube is Y, ये Y आया था, और weight of coal sample taken is W। तो हमें अगेन वही फॉर्मूला मिला Y/W into 2/18 into 100. So this is all about determination of carbon and hydrogen on percentage basis in a given fuel sample. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से।